अब हम लोग सीखेंगे मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। व्हेन ए बॉडी इज फुल्ली और पार्शली इमर्स्ड इन लिक्विड देन इट लूजेस इट्स वेट दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। समझ गए? अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक मैथमेटिकल प्रूफ पे जाना है। हालांकि ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, लेकिन इसमें ही आपका मैथमेटिकल प्रूफ छुपा हुआ था। किसका? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो देखिए, अगर हम एक लिक्विड लेते हैं, ओके, इसके अंदर पहले मैं एक इमेजनरी क्या रखता था? सिलेंडर रखता था। अभी मैं यहां पर एक एक्चुअल सिलेंडर यहां पर रखता हूं। ये सिलेंडर हो, ठीक है बेटा। ये सिलेंडर यहां से कितनी डेप्थ पर है? H1। ये डेप्थ कितनी है? H2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। यहाँ पर ऊपर वाला लिक्विड इस पर एक हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगाएगा F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नीचे वाला लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर एक हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगाएगा F2 ऊपर की डायरेक्शन में। और कर्व सरफेस पर हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड इस पे फोर्सेस लगाएंगे और वो फोर्सेस सारे के सारे A से जाएंगे। तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ पर नेट फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस क्या होगा? 0। समझ में? ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एक फोर्स मिलेगा F1 डाउनवर्ड, एक फोर्स मिलेगा F2 अपवर्ड, ठीक है। और हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन सिलेंडर, है ना। F1 किसके बराबर होगा? P0 प्लस H1 रो जी इंटू एरिया। ये कहाँ पर है बेटा? डाउनवर्ड। F2 किसके बराबर है बेटा? P0 प्लस H2 रो जी इंटू ए अपवर्ड। तो नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? F2 माइनस F1 दैट इज H2 माइनस H1 रो जी A into this is the volume of body into rho is density of liquid into G. Volume of the body into density of liquid is equal to क्या होगा? Mass of liquid displaced, है ना, into G. तो mass of liquid displaced by the body into G is equal to weight of liquid displaced. तो this much force is acting in upward direction, है ना। तो नेट क्या होगा? नेट जो वेट होगा वो क्या होगा? वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो दिस इज द U, दिस इज द buoyant force, this is equal to upthrust, that is equal to weight of liquid displaced. Got it? तो ये था आपका प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर दो कंसेप्ट जो है और समझ लीजिए। पहला कंसेप्ट कि बॉडी पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक लगता है वेट और दूसरा लगता है अपथ्रस्ट। तो वेट acts at सेंटर ऑफ मास। वेट कहां पर एक्ट होता है? सेंटर ऑफ मास। और अपथ्रस्ट acts at सेंटर ऑफ buoyancy, सेंटर ऑफ buoyancy। सेंटर ऑफ buoyancy का मतलब क्या होता है? इट इज
ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ गए? ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम, आपको मिल जाएगा समय, ये बॉडी, ये अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन की है तो इसका क्या होगा? ये होगा सेंटर ऑफ मास। यहां पर क्या लगेगा? mg। और ये क्या है? सबमर्ज पार्ट। तो दिस इज द सबमर्ज पार्ट। इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ बॉयंसी। यहां पर क्या लगेगा? तो सेंटर ऑफ मास कहां पर एक्ट होता है? सेंटर ऑफ मास पर क्या एक्ट होता है? वेक्ट। और सेंटर ऑफ बॉयंसी पर क्या एक्ट होता है? अपथ्रस्ट। ये दोनों फोर्सेस कभी कभी एक ही पॉइंट पर एक्ट होते हैं जब सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट हो। अदरवाइज ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। समझ में आए? तो सेंटर ऑफ बॉयंसी पर अपथ्रस्ट होता है, एक्ट होता है, और सेंटर ऑफ मास पर वेट एक्ट होता है। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना? और ऑलरेडी आप क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद में देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अ क्यूबॉइड ऑफ, साथ में लिख सकते हो, डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर is made up by iron of density 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन ऐसे हैं, इसकी डेंसिटी ये है ना, इज फ्लोटिंग इन मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना दिया हुआ है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। देन फाइंड लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इन एयर, है ना। while square, while 8 centimeter side is vertical। 8 सेंटीमीटर की साइड क्या है उसकी, क्यूबॉइड की? वो वर्टिकल है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करना पड़ेगा? सुनिए, ये हो गया मरकरी का कंटेनर, इसमें क्या रखा हुआ है? क्यूबॉइड रखा हुआ है। ओके, तो यहां पर मैं ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर। 3D वाला डायग्राम पूरा नहीं बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको हमने काय में रखा है?
मर्क्यूरी में रखा है, ये क्या है मरकरी, ये क्या है आयरन। इसका हमने ये दिया है कि इसका कितना पार्ट काय में है, एयर में, एक्स पार्ट एयर, समझी बेटा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास, इस पर क्या लगेगा वेट। इसका डूबा हुआ पार्ट जो है वो कितना है, इतना पार्ट डूबा हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर क्या लगेगा बेटा, बॉयंट फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है और ये क्या है सेंटर ऑफ मास, इस पर अपथ्रस्ट लग रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम वेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अपथ्रस्ट। कई बॉडी अगर फ्लोटिंग है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में, तो डाउनवर्ड फोर्स इज वेट, दैट इज बैलेंस बाय व्हाट, अपथ्रस्ट। तो वेट का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 8 इंटू डेंसिटी ऑफ आयरन, दैट इज व्हाट 7.9 इंटू जी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालना है तो एरिया इंटू हाइट होगी। अरे बेटा थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, एरिया क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 8 माइनस 1, शाबाश, इंटू 13.6 इंटू जी, जी से जी गया, 100 से 100 गए, समझ गए, समझ गया। तो ये आएगा 8 इंटू 79 इज इक्वल टू क्या आया 136 इंटू 8 माइनस बोलो 136x, इसको उधर बुला लो। तो 136x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 कॉमन आ जाएगा, तो इट इज 136 माइनस 79 माइनस 79। तो योर x इज व्हाट 8 इंटू इट इज व्हाट 7 3 2 57, समझ गया, अपॉन 136, जाएगा तो 4, जाएगा तो 2, 4 से कर दो, 4 3 जा 12, बचेगा 1, 34, 17 17 17, तो ये आ जाएगा 3.1 के आसपास सेंटीमीटर। तो एयर में जो पार्ट रहेगा वो कितना रहेगा 3.1 सेंटीमीटर के आसपास, और कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन बताया है वैसे ही क्वेश्चन जो है ना आपको एक और दिया था कि इस पर मैं एडिशनल फोर्स लगाता हूँ, वो वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो वैसा, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया है ना। इसको टफ कैसे कर सकता हूँ मैं, बताएं कि इंस्टेड ऑफ दिस क्यूबॉइड, हाँ बेटा क्या दे दूंगा, कोन दे दूंगा और फिर आपसे पूछो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अभी हम लोग इसमें ही एक डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देते। और मैं बेटा यहाँ पर ये बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या डाला, फ्री सरफेस पर ग्लिसरीन डाल दिया, और ग्लिसरीन की की डेंसिटी कितनी है 2.4 है। तो यहाँ पर ये मरकरी की फ्री सरफेस पर अगर मैं ग्लिसरीन डालता हूँ तो मिनिमम हाइट ऑफ द ग्लिसरीन कितना होना चाहिए ताकि ये क्यूब जस्ट सबमर्ज हो, नहीं समझे। अभी एयर की हाइट कितनी है रे 3.1 मीटर सेंटीमीटर। तो यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, इन अबो प्रॉब्लम इफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी, ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी है 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज poured over the surface of
मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की सरफेस पर डालेगी ना तू, देन फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ ग्लिसरीन required to submerge what क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को डुबाने के लिए मिनिमम हाइट ऑफ ग्लिसरीन कितना होगा। समझी बेटा? तो आप निकले इसको सॉल्व करने के लिए, और नीट वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही नीट क्वेश्चन आता है, समझे? मैं बताता हूं क्या आता है नीट वालों क्वेश्चंस के लिए, बच्चों के लिए। सुनिए, ये था 10 सेंटीमीटर, यस और नो? ये था 8 सेंटीमीटर, यस और नो? अब इसमें नीचे कौन है? मर्क्यूरी, है ना? नीचे कौन है? मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी की हाइट अपन ने मान लिया इस, और उसके ऊपर कौन है? ग्लिसरीन। तो ये ग्लिसरीन, ग्लिसरीन की हाइट मैंने मान लिया h, तो इसकी हाइट क्या होगी? 8 - तू सोच, क्या सोचेगा कि अगर तू इसके फ्री सरफेस पर ग्लिसरीन डालता है तो ये ओ डूबेगा, यानी कि एज की वैल्यू जो थी 3.1 सेंटीमीटर आई थी उससे ज्यादा होगी कि कम हो? ज्यादा हो। शाबाश, यानी मेरा बात समझे, ये एज जो है ना आंसर, वो क्या हैगा? 3.1 से ज्यादा है ना? यही होता है, ठीक है? नहीं तो फिर तू बोलता है कि सर मैं ये नहीं कर पा रहा। तो ध्यान, है ना, जब हम जो कर रहे हैं उसमें पूरे डूबे रहेंगे तो क्या होगा? दुनिया की कोई ताकत आपको रिजल्ट लाने से नहीं रोक सकती। नहीं तो लाओगे गोल अंडा, है ना? आया समझ में? और जीवन में पड़ेगा डंडा, ठीक है? जीवन भर पड़ेगा डंडा, ठीक है? तो कुल मिलाकर अलर्ट रहो। तो ये है एच, है ना? मैंने क्या कहा, नीट में तो ये क्वेश्चन आएगा कि इसके ऊपर अगर मैंने कोई सा फ्लूइड डाला तो उससे एच की वैल्यू पहले वाली एयर से ज्यादा होगी कि कम होगी? तो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस पहले क्या कर रहा था? सिर्फ मरकरी इसके वेट को होल्ड कर रहा था। अब मरकरी के साथ में कौन आ गया? ग्लिसरीन आ गया। तो मरकरी वाला पार्ट जो होल्ड करने का है ना, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? एज बढ़ जाएगा। And this is the concept in which the Archimedes principle is applied in the multiple fluid. आया समझ में? इस क्वेश्चन के कंसेप्चुअल मीनिंग बहुत है ना? मैं बताऊंगा अभी, मजा आएगा, ठीक है? आया समझ में? तो बेटा यहाँ पर क्या लगेगा? वेट। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पे चूंकि पूरा ही पार्ट डूबा हुआ है, तो यहाँ पर ही क्या लगेगा? अपथ्रस्ट। तो यहां पर अगेन क्या कंसेप्ट लगेगा बेटा? वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। वेट किसके बराबर आया? 10 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 7.9 इंटू जी। नाउ द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट में एक बहुत लॉजिकल चीज यह है कि यार ये जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है? ग्लिसरीन, है ना? ये जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है? मर्क्यूरी। ये फोर्स कौन लगा रहा है? मरकरी। तो क्या यहाँ पे अपथ्रस्ट ओनली मरकरी के कारण होगा? नहीं, अपथ्रस्ट ये तो इस पर नेट फोर्स तो 0 लगा रहा है ना ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन जो है वो सारे फोर्सेस साइड वॉल्स पे लग रहे हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं। बट ये जो ऊपर वाला ग्लिसरीन है ना, ये इसमें क्या कर रहा है? इंपार्ट कर रहा है। किसको? अपने प्रेशर के कारण फोर्स को। तो इसीलिए यहां पर जो फोर्स है उसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का है, मरकरी का और ग्लिसरीन। समझी बेटा? तो यहां पर अपथ्रस्ट जो आएगा
उसमें वेट ऑफ ग्लिसरीन डिस्प्लेस एंड वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस, ये दोनों आएगा। अब देखिए बहुत ही इजी है, 10 इंटू 10 इंटू मरकरी वाला पार्ट कितना है रे, 8 माइनस एच इंटू 13.6 इंटू जी प्लस बोल 10 इंटू 10 इंटू एच इंटू 2.4 इंटू जी। इसको तू घर पे बैठ के सॉल्व करेगा तो यू विल गेट एच, आपको एच मिल जाए। गॉट इट, कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है, अ glass sphere has cavity in it। एक ग्लास स्फीयर में क्या है बेटा, कुछ केविटी, केविटी का मतलब एयर इनक्लोज है ना। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 2.4। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ग्लास क्या है, 2.4। व्हेन it is immersed in water, then 80% of it is submerged in water। Find fractional part of cavity। Find fractional part of the cavity। cavity का fractional part कितना होगा ये निकालना। तो वंस अगेन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। ग्लास स्फीयर है, उसके अंदर एक कैविटी है और ग्लास की स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी है, 2.4 है। जब इसको हमने पानी में डुबाया तो इसका 80% पार्ट जो है वो पानी में डूब जाता है ना, और वो फ्लोट होती है। और हमें यहाँ पे निकालना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ केविटी क्या है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द केविटी क्या है, समझ। तो बेटा ये ग्लास का स्फीयर है, इसके अंदर ये एयर आ गई और इधर क्या आ गया दोस्त, ये ग्लास है, यस और नो। इसको मैंने किसी वाटर में डुबाया, तो वाटर में डुबाया तो क्या हुआ अदिति बेटा, 80% भाग इसका डूबा हुआ है, समझ गई तू, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम है v, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, केविटी का वॉल्यूम कितना है, डेल्टा v, केविटी का वॉल्यूम है डेल्टा v। तो ग्लास का वॉल्यूम क्या होगा, v माइनस डेल्टा v। वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना होगा, v माइनस डेल्टा v। टू डिटरमाइंड, क्या निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ केविटी, यानी तेरे को निकालना है डेल्टा वी अपॉन वी। तेरे को क्या निकालना है, डेल्टा वी बाई वी। तो ये क्वेश्चन जो है वो अगेन इट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि बॉडी फ्लोट हो रही है और बॉडी को फ्लोट होने में फोर्स कौन कौन से लगेंगे दोस्त, यहाँ पर लगेगा वेट और एक लगेगा अप, है ना। तो वेट mg इज इक्वल टू क्या होगा, अपथ्रस्ट। वेट किसके कारण है, एयर के कारण नहीं है, किसके कारण है, ग्लास के कारण। तो ग्लास का वॉल्यूम है v माइनस डेल्टा वी इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लास इंटू जी। अपथ्रस्ट का मतलब क्या होगा, 80 बाय वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द स्फीयर। तो उसका 80% भाग जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो 80 बाय 100 इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ
वाटर इंटू जी, समझी? ये गया तो v माइनस डेल्टा वी इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लास जो आएगा वो 2.4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी दिया हुआ था। ये कितना आ गया बेटा, 4/5 इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा। ये दोनों गए, है ना, गए तो गए, है ना, गए तो गए। डेसिमल गया तो ये 10 आ गया, ये 5 से ये 2 आएगा, 4 से ये 6 आएगा, 6 से ये 3 आएगा, तो 3v माइनस 3 डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ रहा है रे, v। अगर मैंने किया है सही तो 2v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 डेल्टा वी। सो यू हैव टू फाइंड डेल्टा v बाय v, so your answer is what, 2/3। your answer is what, 2/3, करेक्ट। तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट जिसमें आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन बना के दिया था कि एक स्फीयर जो है वो पार्शली सबमर्ज है और वहां पर वो फ्लोट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर केविटी आ गई थी तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आया, समझ गए? अब उसके बाद में ठीक है, a rubber ball of density, a rubber ball of density rho, mass m, रेडियस r। एक रबर की बॉल है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, मास कितना है, m है, रेडियस क्या है, r है ना, इज kept inside a liquid of density sigma, where sigma is greater than rho। जहाँ पे सिग्मा यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द रबर बॉल। तो जब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा, उठेंगी, है ना। एट डेप्थ एज, उस लिक्विड के अंदर वो कितनी डेप्थ पर है, एज डेप्थ। व्हेन वी रिलीज्ड इट, जब मैं इसको रिलीज करता हूं, कहां से, एज डेप्थ, है ना, फ्रॉम डेप्थ एज, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल। समझे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना, ध्यान से समझिएगा। ऑलरेडी आप सोचोगे तो आएगा। देखो एक लिक्विड है बेटा, यहाँ पे एक चीज ले लेना कि आर क्या है, वेरी स्मॉल, रेडियस स्मॉल, समझ गए। रेडियस अगर बड़ी होगी ना तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, उस केस में फिर इंटीग्रेशन मेथड वगैरह का लगाना पड़े, है ना। तो अभी हम लोग पहले इतना तो समझते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसके अंदर कौन है बेटा, एक, इसकी रेडियस कितनी है, जो कि बहुत कम है। इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। इस पर कौन सा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अप। ये कितनी डेप्थ पर है, आया समझ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं, अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहा है तो अपन ये बोलेगा कि u इज ग्रेटर देन वेट। अब थ्रस्ट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ रबर बॉल्स, है ना। तो ये क्या होगा,
एक्सेलरेटेड होगा, ये एक्सेलरेटेड होगा। तो यहां से यहां तक की जर्नी क्या होगी, एक्सेलरेटेड जर्नी। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। यहां पर आकर वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा वैसे ही क्या होगा, अंडर ग्रेविटी होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। और उसके बाद में ये h1 हाइट पर आकर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। जिससे अपने को क्या निकालना है, टू डिटरमाइन, क्या निकालना है, h1 निकाल, क्या निकालना है, h1। तो मेरे मित्रों, अगर आपको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व इट इन टू वेज, टू स्टेप्स सॉरी। वन इज द नेट अपवर्ड फोर्स से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन से यहाँ तक आने पर वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर उसके बाद में अंडर ग्रेविटी रिटार्डेशन आएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दो मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, दूसरी मेथड लगाऊंगा। यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, वर्क डन बाय अपथ्रस्ट और वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, रेस्ट टू रेस्ट जाता है। यहाँ पे भी रेस्ट में, वहाँ पे भी रेस्ट में। लेकिन अपथ्रस्ट कहाँ तक लग रहा है, एच हाइट तक। ग्रेविटी कहाँ तक लग रही है, एच प्लस एच। तो वर्क डन बाय अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा, क्योंकि ऊपर ही जा रहा है और अपथ्रस्ट भी ऊपर लग रहा है। ग्रेविटी क्या करेगी, नेगेटिव वर्क करेगी। तो वर्क डन बाय अपथ्रस्ट क्या होगा, बॉयंट फोर्स इनटू एच। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी, वेट इनटू एच प्लस h1 का माइनस, इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के करता हूँ तो जल्दी हो जाता है। अगर मैं इसको एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड करके दो स्टेप्स लगा के सॉल्व करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट आंसर तो आपको पता ही है, आंसर तो सेम ही आना है ना बेटा। तो बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा, बॉयंट फोर्स होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो जी इंटू एच इज इक्वल टू सिग्मा है, अच्छा है आज, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इंटू एच प्लस h1। कौन जाता है, जो जाता है उनको जाने दो, बाकी सबको अपने साथ आने दो। तुझे कौन चाहिए, h1, h1 चाहिए ना। तो सिग्मा माइनस रो इंटू एच इज इक्वल टू क्या आ गया, रो h1। तो यूर आंसर h1 इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा बाय रो माइनस 1 इंटू एच। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक। तो यहाँ पर भी एक इजी कंसेप्ट वो है, आप दूसरा, आप लोगों ने एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व करे हुए हैं तो उसमें आप दूसरा वाला जो मैथड जो है मैंने पहला बताया था, एक्सेलरेटेड जर्नी रिटार्डेड जर्नी, उससे भी h1 निकाल सकते हो, आप करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, है ना।
यस ये है। इसमें इसकी डेंसिटी कितनी दी है, सिग्मा। लिक्विड की डेंसिटी, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल, ठीक। तो अ क्यूब ऑफ मास एम इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, है ना, जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है ना, एंड अ ब्लॉक of mass small m is placed over कैपिटल M। एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, उसको हमने किसके ऊपर रखा है, इसके ऊपर रखा है ना। यहां पर ये हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, और ये है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ कैपिटल एम, है ना, कितना भाग कैपिटल एम का लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ कैपिटल एम, है ना। नाउ ब्लॉक इज रिलीज्ड इन लिक्विड, इसको हमने कहां पर, इधर दिया जाता है, समझिए। देन एच, एच यानी क्या, हाइट ऑफ लिक्विड, एंड एक्स, एक्स यानी क्या, डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ कैपिटल एम, ठीक है। इस पे कमेंट करना। इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, दूसरा क्वेश्चन है सिग्मा इज लेस देन रो, और तीसरा क्वेश्चन है सिग्मा इक्वल टू रो, तीसरा क्वेश्चन है सिग्मा इक्वल टू रो, समझे। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं बेटा, और इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है और वेराइटीज़ में आते हैं, बहुत ही अच्छे टाइप ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, है ना। जैसे अगर आप मान लो कि फुटाला में एक बोट के अंदर बैठे, है ना, और बोट के अंदर बैठे हैं, है ना, और बोट का कुछ पार्ट जो है वो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, तो उसमें आपको, अगर आप फुटाला का कुछ पानी पी लेते हो, है ना, तो जो लेक है उसके लिक्विड लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर अगर एक आइस है, उसके अंदर एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और वो फ्लोट हो रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत सारी सीरीज़ है, यानी कि ये आर्किमिडीज पे ही अपन 8-10 क्वेश्चंस और भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है ना। आया समझ में। तो इसलिए अपने को कभी ना कभी तो इसको छोड़कर और दूसरे क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा, समझ में। तो देयर आर 2 सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, ये दोनों मिलकर एक पार्ट ऑफ लिक्विड हटा रहे हैं, आया ना बेटा समझ में। पहले क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर कितने पार्ट ऑफ लिक्विड का हट रहा है, तो यहाँ पर 2 सिचुएशन है ना, 2 केसेस हैं। इसमें पहली केस में क्या हो रहा है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अपथ्रस्ट आ रहा है। अपथ्रस्ट का मतलब क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में क्या आएगा, x इंटू ए इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, रो, इंटू जी। गॉट इट, समझ गए। तो इससे हमें क्या मिल सकता है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उसने हटाया। तो x इंटू ए इज इक्वल टू क्या आया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू रो, मेरे ख्याल से रो ही है, समझिए बेटा। तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर हटा रहे हैं जब वो फ्लोट हो रही है, व्हेन
बोथ आर फ्लोट। जब दोनों फ्लोट हो रहे हैं तो इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो हटा रहे हैं। समझ में? अब केस सेकंड में क्या होगा कि हम स्मॉल एम को क्या करते हैं, स्मॉल एम को लिक्विड में डायरेक्ट रखते हैं, स्मॉल एम को लिक्विड के अंदर डायरेक्ट रखते हैं। अब अगर यहां पर सिग्मा इज ग्रेटर देन रो होगा तो वो डूब जाएगा। सिग्मा क्या होगा, ग्रेटर देन रो होगा तो वो डूब जाएगा। सिग्मा इक्वल टू रो होगा तो वो फ्लोट करेगा, एंड सिग्मा लेस देन रो होगा तो भी वो फ्लोट। समझ में आया? देखो पहली केस में इन दोनों के वेट के बराबर वो लिक्विड को हटा रहे, है ना। अभी क्या होगा कि यहां पर जब ये डूब जाएगा, कौन, एम, तो यहां पर नाउ इट इज डिस्प्लेसिंग लिक्विड that is equal to volume of small m। अभी वो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटा रहा है, उसके पहले अपने वेट के बराबर लिक्विड को हटा रहा है। दोनों में अंतर है, पहले ये अपने वेट के दोनों मिलकर दोनों का वेट के बराबर लिक्विड हट रहा है, बाद में अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हट रहा है। तो वेट के बराबर लिक्विड हटाया ज्यादा है कि वॉल्यूम के बराबर लिक्विड ज्यादा हटाया? वेट के बराबर। वेट वो हैवी है रे, सिग्मा ग्रेटर देन रो है, तो सिग्मा यानी कि वो हैवी है तो अपने वेट से ज्यादा वो लिक्विड को हटा, और यहां पर वॉल्यूम से कम लिक्विड को। अरे भाई अगर सिग्मा ट्वाइस ऑफ रो है तो वो अपने वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटा रहा है, और बाद में अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को हटा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब ये अपने वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटा, अगर सिग्मा कब होगा, ट्वाइस ऑफ रो के बराबर होगा फॉर एग्जांपल, तो ये अपने वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटा रहा है, और बाद में अपने, तो इससे क्या होगा, जब हम इसको यहां पे डुबा देंगे ना तो एक्स क्या होगा, सॉरी एच क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पहले इसको हम पहले ज्यादा आया समझ, तो एच क्या होगा, कम हो जाएगा, और एक्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। एक्स तो हर केस में कम हो जाएगा, एक्स तो हर केस में कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी, किसकी, इस ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर या उससे कम है, तो यहां पर रहने पे भी अपने वेट के बराबर लिक्विड को हटा रहा है, बाद में वो फ्लोट करेगा तो भी अपने वेट के बराबर लिक्विड को हटा रहा है। तो दोनों केसेस में क्या होगा, सेम चीजें हटेगी, तो एच क्या होगा, सेम, लेकिन एक्स क्या होगा, कम। तो चाहे कोई सी भी केस हो, इन सभी केसेस में क्या होगा, एक्स डिक्रीज होगा इन ऑल। समझा? हमें किसके लिए देखना है, एच के लिए देखना है। तो चलो अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा पहले। तो बाद में क्या होगा, कैपिटल एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स वन बोलना इंटू रोज। समझा? ये कौन सा, कैपिटल एम, और स्मॉल एम अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटा रहा है, क्योंकि सिग्मा क्या है, ग्रेटर देन रो है, तो स्मॉल एम अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटा रहा है। तो स्मॉल एम का वॉल्यूम कितना होगा,
m/c, है ना। तो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस, टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू क्या होगा, m बाय कैपिटल M बाय रो प्लस स्मॉल m बाय c। ओके, अब सिग्मा बड़ा है ना, तो XA इज ग्रेटर देन m बाय रो प्लस m बाय c। इसको x से नहीं लेता हूं, चलो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू डिवाइडेड बाय रो इज ग्रेटर देन, क्योंकि कैपिटल M बाय रो तो दोनों जगह सेम है, इधर स्मॉल m बाय सिग्मा है और इधर स्मॉल m बाय रो है और इधर स्मॉल m बाय सिग्मा। यानी बेटा क्या हो रहा है कि पहले स्मॉल m अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा था और बाद में स्मॉल m अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है। पहले वो ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा था तो इसलिए क्या होगा, एज क्या होगा, डिक्रीजेस, एज डिक्रीज हो। और यहाँ पर नया प्रॉब्लम कि अगर सिग्मा इज इक्वल टू रो या सिग्मा इज लेस देन रो, इन दैट केस स्मॉल m क्या होगा, विल फ्लोट, है ना। देयरफॉर स्मॉल m डिस्प्लेसेस लिक्विड that is equal to its weight। समझा, इसमें ये अपने वेट के बराबर ही लिक्विड को हटा रहा था, तो उस केस में क्या होगा, therefore एज रिमेन्स सेम, एज क्या होगा, सेम रहेगा, एज सेम रहेगा। समझा बेटा, आया समझ। नेक्स्ट कुल जमा के, कुल मिलाकर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अभी तक बहुत बार आ चुका है कि पानी में हमने क्या डाला, आइस का क्यूब डाला, आइस क्यूब, पानी में आइस का क्यूब डाला, ओके, और उसमें आइस की डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब होती है, वाटर की डेंसिटी 1000 पर kg मीटर क्यूब होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो आइस का 9/10 पार्ट जो है ना वो काय में डूबा हुआ होता है, वाटर में, 1/10 पार्ट काय में रहता है, एयर में, है ना। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है बेटा, 900 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। समझा। अपन यहाँ पर ये पता लगाता है कि इसका कितना पार्ट एयर में पार्ट, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, V, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी, ये क्या होगा, वेट। और अपथ्रस्ट कहाँ लगेगा, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी, इस पर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट। तो सिंस आइस क्यूब इज फ्लोटिंग, है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा कंसेप्ट, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट इन ए वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट कितना होगा, V माइनस डेल्टा V, डेंसिटी ऑफ वाटर
इंटू जी, ये जा रहे हैं तो जाने दो, ये v इंटू 900 इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस डेल्टा v इंटू 1000, ये गया, तो ये आ जाएगा 10 डेल्टा v इज इक्वल टू 10v माइनस 9v यानी v, तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आएगा, v बाय 10, म्हणजे 1/10th पार्ट ऑफ आइस विल बी इन एयर। उसका 1/10वां भाग काय में रहता है, काय में रहता है, एयर में रहता है। मेरा ये तो कॉमन चीज है ना। अब यहां पर मैं क्वेश्चन ये बनाता हूं मेरे मित्रों कि what happens to liquid in a water level when ice melts completely। अगर आइस पूर्ण रूप से मेल्ट हो जाती है, आइस पूर्ण रूप से मेल्ट हो जाती है तो पानी का लेवल का क्या हो, ए आंसर होगा राइजेस, बी आंसर होगा फॉल, सी आंसर होगा अनचेंज, डी आंसर होगा नथिंग कैन बी से, ऑल, कुछ भी नहीं कहना है ना, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, अनचेंज, अनचेंज कैसे, कैसे अनचेंज, राइजेस, अनचेंज, अनचेंज कैसे, आइस मीन्स व्हाट, आइस मीन्स व्हाट, आइस मतलब पानी विथ एयर, आया समझ में, 90% वाटर प्लस 10% एयर, समझा। तो जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। तुम जो ट्रे में पानी डालते हो देखोगे ना तो आइस बनने पर वो थोड़ी सी उठ जाती है, समझा, तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। तो दिस मच आइस, दिस मच आइस इज इक्वल टू, दिस मच आइस इज इक्वल टू इतना इतना पानी, आया समझ में, दिस मच आइस यानी क्या, इतना वाटर प्लस इतना इतना एयर। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जब वो आइस मेल्ट होती है तो एयर बाहर चला जाती है और वाटर उतनी ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, आया ना समझ। एयर की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 ले लीजिए, वाटर की डेंसिटी 1000 है, आइस की डेंसिटी 900 है, यानी आइस में कुछ एयर ट्रैप, और वो एयर जो भाग उसका एयर में रहता है ना उतने वॉल्यूम के बराबर एयर ट्रैप। लेकिन जब वो आइस रहता तो आइस विथ वाटर विथ एयर है वहां, लेकिन जब पूरा मेल्ट हो जाएगा कौन, आइस, तो वो आइस इतने ही वॉल्यूम के वाटर के बराबर होता है, तो इसलिए क्या आता है आंसर, नो चेंज, आया समझ, अनचेंज, समझा। हाँ, यहां पर अगर क्वेश्चन में कुछ और करामात करी हुई होती तो आंसर्स अलग अलग आते, जैसे इसमें ना जेई में एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसके अंदर मैंने एक क्या रखा है, आयरन का ब्लॉक रखा हुआ है, आइस के अंदर आयरन का एक ब्लॉक है। अब उसको अपने को कमेंट करना है कि जैसे जैसे वो आइस पिघलती जाएगी तो क्या होगा, फाइनली जब वो चीज नीचे डूब जाती है ना तो क्या होता है, लेवल कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, डूब गई नीचे तो क्या होगा, लेवल कम होगा।
जब एयर में ही रही, ऊपर फ्लोट होती रही, कौन सी वो बॉडी, तो क्या होगा, लेवल अनचेंज, क्योंकि वो पहले भी अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही, बाद में भी जब वो फ्लोट हो रही है तो अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही। समझ में आ रहा? अगर तुम क्या कर रहे हो कि किसी फुटाला लेक में बोट के अंदर बैठे हो और तुम्हारे उसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्टोन्स है, जब तुम उन स्टोन्स को पानी के अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, बोट का लेवल उठ जाएगा और पानी का लेवल क्या होगा, गिर जाएगा। लेकिन आप उसके अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स है आपकी बोट के अंदर जो कि वाटर के अंदर फ्लोट होते हैं, जब आप उनको वाटर के अंदर फ्लोट कराओगे तो फुटाला लेक का वाटर लेवल क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, समझ में आया? और दोनों केसेस में बोट का लेवल क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो मैंने रबड़ वाला क्वेश्चन दिया था ना, उसका रिवर्स क्वेश्चन है कि उसको अगर हम H1 हाइट से गिराते हैं तो वो कितने डेप्थ तक जाता है। तो उसमें भी सेम, क्योंकि वो इट इज द रिवर्स प्रॉब्लम, है ना। अब यहां पर आई थिंक एक क्वेश्चन ये है, इसकी रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। इसकी डेंसिटी क्या है, 2, रिलेटिव डेंसिटी है, तो 2 इंटू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकता हूं। और इसकी डेंसिटी क्या है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर क्या है, वाटर है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस टू spheres having the radius 5 centimeter and 10 centimeter, specific density or densities are given, and both are in water, completely submerged. Then you have to find this force, that means normal reaction, ये निकालना है, and second force that is the tension, ये निकालना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, T and N, and ये दोनों काय में है, इक्विलिब्रियम में है। आया मेरे मित्र समझ में, आया बेटा समझ में? तो बेटा यहाँ पर पहले हम 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है बेटा, T। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, इसका वेट। इसका वेट कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ दिस। डेंसिटी ऑफ दिस कितनी है, हाफ, इंटू जी। और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, अपर थ्रस्ट। अपर थ्रस्ट किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1 इंटू जी। समझा? तो अंडर दैट थ्री फोर्सेस इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो सुभान अल्लाह हो गया। क्या हो गया बेटा, टी तो ऐसे ही आ गया, है ना, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, है ना। आया समझ में आदिति? तो यहाँ पर क्या होगा, 4/3 पाई 125 जी इजिकल टू क्या होगा, 4/3 पाई 125, 4/3 की जगह 2 कर दे, 2/3 पाई 125 जी प्लस सी। तो सुभान, है ना, आ गया तेरा मेहमान। 2/3 पाई 125 जी की जगह ले ले 980 या 1000, ये काय में आएगा, डाइन में। समझा? कितना कठिन है, बोलो बहुत कठिन, है ना। जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक बहुत कठिन। यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे क्या लगेगा, वेट। यहाँ पे क्या लगेगा, टी। यहाँ पर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट। इट इज अंडर इक्विलिब्रियम गेन। तो यहाँ पर क्या होगा, टी प्लस एन प्लस यू, है ना, टी नो इज इक्वल टू क्या आया, क्या आया, एम जी। समझे?
इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दूसरा बचा कुचा भी आंसर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में और भी मैं क्वेश्चंस करा सकता हूँ, है ना। मुझे कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। अभी मैं तुम सब रास्कलों को पढ़ाऊंगा पास्कल, क्या, पास्कल लॉ, है ना, फॉर यू रास्कल्स। पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ ओके। सुबह सुबह उठकर आजकल बच्चे जो है ना वो शायद से ब्रश सबसे आखिरी में करते हैं, कि उल्टा सिस्टम आ गया, है ना। पहले नहा लेते हैं पूरा, है ना, फिर उसके बाद में मुंह की गंदगी को साफ करते हैं। ऐसे भी बोला गया है कि गले की गंदगी जो है वो साफ अगर रहती है, नहीं रहती है, गला क्लीन रहता है, तो वो व्यक्ति का दिमाग जो है वो ज़्यादा लगता है। ऐसी एक रिसर्च जो है, ठीक है। तो जिनको बार बार कफ वगैरह आता है ना, वो अपने दिमाग का उतना इफ़ेक्टिवली उपयोग नहीं करते। तो हम लोग जो है वो गले को क्लीन रखेंगे तो पढ़ाई हो जाएगी ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ में इसको लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि दिमाग का शायद से 6% ही किसी अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह ने लगाया था, ऐसा बोलते, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा अभी मुझे बताना है पास्कल लॉ। सुबह सुबह उठकर हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, उसमें ट्यूब को एक तरह से प्रेस करते हैं, है ना, और फ्लूइड जो है वो दूसरी तरफ से, यानी कि पेस्ट जो है दूसरी तरफ से निकल जाता है। वो सुबह सुबह वाला वो वाला फ्लूइड नहीं, है ना, क्योंकि तुम उसमें जोर लगाते और निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात काय की कर रहा हूँ, कि कोई कोलगेट का पेस्ट है ना, ये इसमें क्या है, कोई इनक्लोज्ड फ्लूइड है, इसके अंदर जो पेस्ट है वो इसके अंदर इनक्लोज है कंप्लीटली, है ना, आया समझ में। और जैसे ही हमने इसको प्रेस करा तो वैसे ही यहां से फ्लूइड क्या हो गया, बाहर निकल गया, समझ में आया। तो ये है पास्कल्स। तो पास्कल्स लॉ क्या है, कि किसी इनक्लोज फ्लूइड में अगर हम किसी एक सेक्शन का प्रेशर चेंज करते हैं तो वो चेंज इन प्रेशर पूरे के पूरे कंटेनर में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। समझ में आया क्या समझ में? तो व्हाट इज द पास्कल्स लॉ? in an enclosed फ्लूइड, जैसे पानी को मुंह में भर लो, ओके। अब जैसे ही कहीं पे प्रेशर चेंज होगा तो पानी कहाँ से बाहर निकल जाएगा, जहां से जगह मिलेगी वहां से निकल जाएगा, है ना। अब ठीक है, 3-4 जगह है, नाक से भी निकल सकता है, मुंह से भी निकल सकता है, ठीक है, आगे सुनो। तो इन एन इनक्लोज फ्लूइड when we change the pressure of any one cross section, when we change the pressure of any one cross section, then that change in pressure is transmitted equally over remaining part of content। समझ में? किसी इनक्लोज फ्लूइड में, फ्लूइड पूरा इनक्लोज होना चाहिए, है ना, उसमें अगर हम किसी एक सेक्शन का प्रेशर चेंज करते हैं तो वो चेंज इन प्रेशर रिमेनिंग सेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट। तो दिस इज द पास्कल्स लॉ, है ना। अब पास्कल भाई ने जो एग्जांपल जो आपको बताया था इसको हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, कुछ एग्जांपल से बता सकते हैं, मज़ा आता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने एक एग्जांपल तो बता दिया, कोलगेट, है ना।
दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, फंटास्टिक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तुम लोग जाके घर पे कर सकते हो। ये एक टेनिस की बॉल है ना, ये क्या है, एक टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल में हम बहुत सारे पिन होल्स कर देते हैं, है ना, इसमें मल्टीपल पिन होल्स कर देते हैं, है ना। यहाँ पे वो डायलॉग हो जाएगा सलमान खान का, है ना, लेकिन अपन ऐसा आया समझ। ये मल्टीपल हमने क्या करे बेटा, पिन होल्स कर, समझा। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, पानी डाल दिया, तो इसके अंदर आपने पानी 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 कर दिया, है ना। अब ये बहुत सारे होल्स कर दिए रबर की बॉल के अंदर या टेनिस की बॉल के अंदर। अब उसके बाद में अगर हम एक सेक्शन को, है ना, इस सेक्शन को प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करा बाय थंब, थंब से प्रेस करा, तो क्या होगा, सभी जगह से लिक्विड फाउंटेन के फॉर्म से बाहर निकले। आया समझ। तो लिक्विड विल कम आउट थ्रू ईच होल, समझे। तो दिस इज द पास्कल्स लॉ कि if we change the pressure at any one section, that change in pressure is equally transmitted over the remaining part of the container. This is the Pascal's law. आया समझ में। इसीलिए इसका नाम पास्कल रखा था क्योंकि बहुत ही रास्कल जैसा काम करा, ठीक है। आया समझ में। अब ऐसे और भी एग्जांपल्स मैं आपको लेके बता सकता हूँ, लेकिन अब मेन चीज पर आते हैं। ये है एग्जांपल, है ना। अब उसके बाद में आता है एक एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। तो यहां पर अब मैं आ रहा हूं एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्कल्स, समझ गए। तो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन के लिए अपन क्या करेगा कि यहां पर ये स्फीयर लिया, इस स्फीयर में मैंने अलग अलग पिस्टन्स लगा दिए, है ना। 1 2 3 4, गॉट इट। और इसके अंदर किसी लिक्विड को इनक्लोज कर दिया, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, भरा हुआ है। इधर का एरिया ए है, इधर का एरिया 2a है, इधर का एरिया 4a है, इधर का एरिया a/2 है। आया समझ में। ये 4 पिस्टन्स हैं जिनके एरिया a/2a, a/2 एंड 4a वगैरह है, कुछ भी ले सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। आया समझ में। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। नाउ वी अप्लाई फोर्स F ऑन फर्स्ट। फर्स्ट पर मैंने क्या लगाया बेटा, फोर्स F लगा। तो यहाँ का चेंज इन प्रेशर एट 1 कितना होगा पता है, F/, नहीं समझे। जब अपन ने फोर्स F लगाया किस पे, फर्स्ट पे, तो चेंज इन प्रेशर एट द फर्स्ट क्या होगा, F/A, है ना। टू कीप 2 3 एंड 4 अनमूव्ड, हमें क्या करना है, 2 3 और 4 का अनमूव्ड। अरे तू यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो ये क्या होंगे, ये सब चल देंगे, दूर जाने लगेंगे। आया ना समझ में। अभी देखा था ना अपन ने,
समझा? तो टू कीप इट अनमो, अब तू कोलगेट के ढक्कन को लगाकर उसको प्रेस करेगा तो क्या होगा, फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा। आया समझ? कभी कभी लोगों को नेचुरल ढक्कन लग जाता है, ठीक है, आगे समझ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इनको अनमूव रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा F2, यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा F3 और यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा F, है ना। एंड F2 इज इक्वल टू क्या आता है पुत्र, 4F। F3 कितना आता है पुत्र, F/2। F4 कितना आता है पुत्र, 2F। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा आता है ना। तो चेंज इन प्रेशर एट 2 किसके बराबर होगा, 4F/4A, इट इज इक्वल टू F बाय। चेंज इन प्रेशर एट 3 कितना होगा, अबे इनटू कहाँ से आ रहा है, चेंज इन प्रेशर एट 4 क्या होगा, 2F/2A, यानी कि ये क्या होगा, सेम होगा। तो ये वेरिफिकेशन हो गया कि चेंज इन प्रेशर एट सेक्शन 1 इज इक्वली ट्रांसमिटेड ओवर द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द कंटेनर। चेंज इन प्रेशर एट एनी वन सेक्शन is transmitted equally over the remaining part of the container। आया समझ? तो ये हमारे पास्कल्स भाई ने बताया। पास्कल ने जो बता के गया उससे हमारे पास में दो एप्लीकेशन है। एक होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये मैंने 11th क्लास में स्वयं ने बनाई थी। स्वयं का मतलब सोहम नहीं, स्वयं। आया समझ में? खुद ने बनाई थी, ठीक है। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है और दूसरा होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द व्हाट, पास्कल्स लॉ। तो इसमें 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लिफ्ट को तो मैं करा ही देता हूँ, लिफ्ट करा दो। इसके ऊपर इस साल ही क्वेश्चन आया हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर, है ना, मेंस में। तो अभी अपन का आता है कौन आता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट and hydraulic brakes. These are two examples of Pascal's law। समझा? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या देखता है कि जरा सा वेट एक जगह रखते हैं ना तो बेटा वो जीप उड़ जाती है, थार, है ना, वो थार क्या हो जाती है, ऐसे उड़ जाती है जरा से। समझ में आया? तो जरा से वेट को एक जगह रखने से हेवी ऑब्जेक्ट जो है ना उठ जाते, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन, है ना, पास्कल्स लॉ। इसके कारण क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई फोर्स। ये किसका, इसका उपयोग करके हम क्या करता है, फोर्स को मल्टीप्लाई करता है ना, फोर्स को 10 गुना 20 गुना कर देगा। आया समझ में? तो थार का वेट मान लेते हैं कि 900 किलोग्राम। अब 900 किलोग्राम है तो एक तरफ तुम सिर्फ 45 केजी वेट करके रख कर जो है उसको मेंटेन कर सकते हो, उसको उठा सकते हो। समझ में? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे बनाया जा सकता है, 10 थोड़ा सा इजी सा पार्ट है, इजी सा पार्ट है। आया समझ में? ओके। ठीक। तो यहां पर ये एक लिक्विड है, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं पता है, 3 पाइप लेते हैं। हम 3 पाइप लेकर आए थे। ये एक पाइप, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग, है ना। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल है। कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, है ना। तो यहाँ पर स्मॉल ए पर छोटा फोर्स लगाने पर कैपिटल ए पर बिग फोर्स डेवलप हो जाता है और वो बिग फोर्स बिग चीजों को उठा लेता है। समझा रे? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पिस्टन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये है थार बन गया ट्रक, है ना। आया समझ में? ट्रक था, आज था, ठीक। तो कुल मिलाकर
यहां पर हम स्मॉल है मैंने कि एक स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, बिग फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर हमने क्या करा, 3 पाइप्स लिया ऑफ अनइक्वल ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको इस तरह से ज्वाइन करा, यहाँ पे कोई लिक्विड भरा। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं F1। तो यहां पे फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, F2, है ना? समझ में आया? तो चेंज इन प्रेशर एट स्मॉल क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, F1 अपॉन स्मॉल, है ना? एंड बाय Pascal's law, this change in pressure over the small cross section is transmitted over the big cross section. तो चेंज इन प्रेशर ओवर द स्मॉल क्रॉस सेक्शन कितना है रे, कहाँ गई? चेंज इन कितना है, F1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 इंटू स्मॉल ए अपॉन, सॉरी, F1 इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल, कैपिटल A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, बिगर डेवलप हो गया, दैट फोर्स कैन लिफ्ट ट्रक ऑल्सो। आया समझ में? तो यहाँ पर तूने 30-40 किलोग्राम का भी वेट रखा ना, तो वहाँ पर वो 30-40 जो केजी वेट है वो 600-900 केजी वेट में कन्वर्ट हो सकता है। आया समझ में? और उनको उठा सकता है। दिस इज द पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन। इसके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी होता है, वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के पॉइंट के रूप में रख लो कि हाइड्रोलिक ब्रेक में भी क्या होता है कि फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक हल्का सा प्रेस करते हो तुम, है ना, किसको, ब्रेक को, छोटा सा ही फोर्स लगाते हैं, है ना, तो उसमें एक 6-7 साल का बच्चा भी जो है ना हल्का सा प्रेस करेगा तो वो क्या करेगा, बड़ी बड़ी व्हीकल्स को रोक सकता है। तो वहां पर भी वो लिटिल फोर्स कितने में, एक ट्रेमेंडस लार्ज फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो व्हीकल को रोकता है। क्योंकि व्हीकल को रोकने के लिए अगर वो 5 साल का क्या 50-50 लोगों को भी अगर हम खड़ा कर दें और ऐसे हाथ से रोकने की कोशिश करें एक चलती हुई व्हीकल को, तो मुश्किल हो। समझ में आया? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यही कंसेप्ट होता है। फिनिश।